अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 6 मार्च 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आपके साथ इस नई वीडियो के ज़रिए मुखातिब हूँ। ये शायद थोड़ी सी तवील भी हो जाए वीडियो, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉट्स हैं जिनको हमने कनेक्ट करना है, और इसलिए मतलब मैं इसमें मुख्तसर तो इसको करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ताकि इस सारी बात की जामियत ख़त्म ना हो जाए इसकी, तो अगर इसकी जामियत ख़त्म हो गई तो फिर इन डॉट्स को हम कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियो शायद मैं उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जब ये जो मंथ चल रहा है, मार्च का मंथ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं और आप हमेशा इसको डिफाइनिंग मोमेंट की हैसियत से याद रखेंगे। और ये आप देखेंगे कि ये डिफाइनिंग मोमेंट कैसे होगा पाकिस्तान की तारीख़ में, और ये हमेशा याद रखे जाने वाले दिन कैसे होंगे। आइए हम उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं इसका स्टार्ट करूँगा सन 2008 से, जब जरदारी साहब की हुकूमत शुरू हुई। उस वक्त से मैं इसकी इब्तदा करूँगा। एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था। उस आर्टिकल का उन्वान था लेट अस बाय पाकिस्तान न्यूक्स। जी हाँ, लेट अस बाय पाकिस्तान न्यूक्स, आइए पाकिस्तान के एटमी हथियार ख़रीदें। यानी मगरिब का उसकी हमारी चूँकि जोग्राफियाई लोकेशन ऐसी है कि पाकिस्तान की इंतहाई अहमियत है अक़वाम आलम में, और उस वही जोग्राफियाई जो हमारी लोकेशन है, वही जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से सारी खुशहालियाँ भी इंशाल्लाह निकलेंगी, लेकिन वही इस वक्त हमारे लिए दर्द सर भी बन जाती है, क्योंकि हर एक हमारे ऊपर मतलब हर शिकारी जो है वो हमारी शाहरग पर पंजे गाड़ने की कोशिश करता है, इसी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से। तो इस जोग्राफियाई लोकेशन के साथ खुदा की करम नवाजी ये हुई कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत बन गया, एक न्यूक्लियर पावर बन गया। और न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से अब ये तो आसान नहीं रहा कि पाकिस्तान को डायरेक्टली इन्वेड कर दिया जाए और पाकिस्तान में फ़ौजें घुसा दी जाएं। तो न्यूक्लियर हथियारों का तो मतलब समझते हैं, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमरीकी यही कहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम है। और हमारा जो मिज़ाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एंड मिज़ाइल प्रोग्राम को मैं कहूँगा, हमारा जो मिज़ाइल प्रोग्राम है, यानी न्यूक्लियर हथियार अगर आपके पास हैं भी सही और उनका डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर भी उसकी बहुत अहमियत नहीं बनती। तो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम भी है वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत शानदार प्रोग्राम है। तो अब इस सारी सूरत हाल में हमें इन्वेड करना तो आसान है नहीं, यानी कि कोई हम पे ऐसे ही चढ़ दौड़े, हमारे मुल्क पे हमारी जोग्राफियाई सरहदों की खिलाफ वर्जी कर दे बिला वजह, ऐसा तो किसी के लिए दुनिया में, अमेरिका के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान खाला जी का घर जोग्राफियाई हैसियत से नहीं है कि कोई किसी की सरहदों में घुस जाए। दूसरा रास्ता क्या रहता है पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का? दूसरा रास्ता क्या रहता है? और वो दूसरा रास्ता ये रहता है कि किसी भी तरह पाकिस्तान से उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको ख़त्म किया जा सके, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो पाकिस्तान से हटाए जा सकें, ख़त्म किए जा सकें। तो अमरीकी थिंक टैंक है, उसने इस पर रिसर्च की और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में 2008 में। बहुत दिलचस्प आर्टिकल है, और उसका उन्वान था लेट अस बाय पाकिस्तान न्यूक्स, कि आए पाकिस्तान के एटमी हथियार ख़रीदते हैं। अब उसमें जो लुब्बे लुबाब है उस सारे आर्टिकल का वो ये है कि पाकिस्तान को इन्वेड करना तो आसान नहीं है, तो पाकिस्तान से एटमी हथियार लेने का या हथियाने का दूसरा रास्ता क्या रह जाता है? तो वो दूसरा रास्ता जो उस आर्टिकल में तजवीज़ किया गया वो ये किया गया कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए, इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए, बेंड डाउन कर दिया जाए, घुटनों के बल लाया जाए कि वो जब उसे बेल आउट की बारी आए, वो दिवालिया हो जाए, तो उसको बेल आउट करने के लिए शिकंजे में कस लिया जाए और कहा जाए कि जनाब ये फिर एटमी हथियारों को आप विड्रॉ कर दें, छोड़ दें, इस प्रोग्राम को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, तो हम आपको बेल आउट कर देते। ये सिंपल उसने हल तजवीज़ किया, और इस सिंपल हल के तजवीज़ के बाद पहले भी पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत हद से ज़्यादा रही है, हमेशा रही है। वो मैं डैनियल मार्के की किताब के हवाला पहले दूसरी वीडियो में दे चुका हूँ, जहाँ उसने बताया कि हम
यहाँ पे सब कुछ जो है वो यहाँ पे अपनी मौजूदगी को क्यों ज़रूरी समझते हैं कि पाकिस्तान से हर हाल में हमने एंगेज रखना है। उसमें बुनियादी वजह उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बताया था, और दूसरा चाइना कंटेनमेंट के हवाले से कि चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख को कंटेन करने के लिए भी पाकिस्तान में हमारी मौजूदगी ज़रूरी है। उस मौजूदगी का जो उन्होंने तरीका बताया था वो तरीका यही था कि हम यहाँ पर पॉलिटिशियंस को, मीडिया हाउसेस को, सहाफ़ियों को, जजेस को, वकला को, हर उस शख्स को या हर उस इदारे को जिस इदारे में जर्नलों को, हर उसको जो किसी भी तरह से असरअंदाज हो सकता है, वहाँ पर हम अपनी जो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर हमारी मौजूदगी हो, हमारे नुमाइंदों की, हमारे कारिंदों की मौजूदगी हो। और उसने शर्मनाक बात यही बताई थी कि हम लोगों को ख़रीदते हैं, और साथ इससे भी शर्मनाक बात ये बताई थी कि लोग बिकते ही नहीं हैं, बड़ी घटिया और बड़ी कम तर कीमत पर बिक जाते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वीज़ा के हसूल के लिए, अमेरिका के वीज़ा के हसूल के लिए, या अमेरिका में बच्चों के स्कॉलरशिप्स के लिए भी वो बिक जाते हैं, यानी अपनी मादरे वतन का सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती। खैर, हम आगे चलते हैं। इसी मॉडल पे CIA जो है वो पाकिस्तान में काम कर रही थी कि हम किसी भी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को ख़रीद लें और पाकिस्तान को बेंड डाउन करें और घुटनों के बल ले आएँ और माशी तौर पे कमज़ोर कर दें। सन 2008 से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। सन 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत आई। इंतहाई नाअहल हुकूमत थी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने उस हुकूमत को देखा हुआ है, तकरीबन लोगों ने देखा हुआ है। उस नाअहली के हंगाम अमेरिका में जो सफ़ीर लगाए गए वो हुसैन हक्कानी साहब को सफ़ीर लगाया गया। अमेरिका ख़ुद अफ़गानिस्तान में उस दौरान मौजूद था। पाकिस्तान पे मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, वो इस बात को विटनेस करते हैं, बरमला भी कहते हैं, बाज़ लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि हुसैन हक्कानी साहब ने इस तरह वीज़ा बाज़ार लगा दिया कि अमरीकी मुसलसल वीज़े लेके पाकिस्तान आ रहे थे, और हम उनके कवायद चेक करके हमें पता होता था कि ये आम लोग नहीं हैं, और ये सिफारतकार भी नहीं हैं जो सिफारतकारों के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि ये CIA के एजेंट्स हैं, और ये यहाँ पर अपना नेटवर्क बना रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक वाटर ऑपरेट कर रहा था, CIA का नेटवर्क बन रहा था। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ऑपरेट कर रहा था, ख़ुद मौजूद था, उसके इत्तेहादी मौजूद थे, नेटो अफवाज मौजूद थी। हमारे फाटा के इलाकों पर ड्रोन हमले हो रहे थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात हो रहे थे, पाकिस्तान मुआशी तौर पे डूबता जा रहा था। एक अजीब बेइत्मीनानी और नाउमीदी की फ़ज़ा उस वक्त कायम हो चुकी थी। उस दौर के बारे में मैं कुछ बातें और किसी और अलग वीडियो में करूँगा, लेकिन अभी हम इस दौर को सिर्फ इस कनेक्टिविटी में एक डॉट की हैसियत से देख के हम आगे बढ़ जाते हैं। 2013 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत में जो है वो CPEC आ गया, यानी पाकिस्तान को एक फर्दर CPEC के हवाले से नहीं बल्कि कर्ज़ों के हवाले से पाकिस्तान को एक दलदल में फेंक दिया गया। यानी CPEC का बुनियादी मकसद क्या था? मैं यहाँ इस डॉट को जोड़ता चलूँ कि CPEC का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, या मैं समझता हूँ कि CPEC इज़ ए गेम चेंजर, लेकिन हमें हर हाल में पाकिस्तान के मफाद को अपने पेश नज़र रखना है। ठीक है कि हमारी मईशत के मफाद में, हमारे मुल्क के मफाद में क्या है। अब हम महंगे तरीन कर्ज़े ले रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब के दौर में महंगे तरीन कर्ज़े ले रहे थे, सड़कें बना रहे थे। हम क्यों बना रहे थे? हम इसलिए बना रहे थे कि चाइना जो है वो गवादर तक पहुँचे और चाइना गवादर से अपनी एक्सपोर्ट्स कर सके और अपनी जो ऑयल की इनपुट है वो वहाँ से ले सके। तो हमने एक्चुअली चाइना की कनेक्टिविटी के लिए, जिसमें ज़ाहिर है हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है, इस पे मैं किसी एक अलग वीडियो में, पूरी वीडियो में इस बात को करूँगा कि जब ये मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब के दौर में CPEC नहीं शुरू हुआ, जरदारी साहब के दौर में भी इस पर बातचीत होती रही, और मुशर्रफ साहब के दौर में बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसको इकोनॉमिक कॉरिडोर उस वक्त कहा गया था। और मैंने इस पे सन 2007 में या 6 में
अपने प्रोग्राम, जो हमारा टीवी पे प्रोग्राम था फ्लैश ऑन क्लैश, उसमें इस पे एक तफसील बयान की थी। वो मैं किसी अलग वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो जो इकनॉमिक कॉरिडोर है वो क्या था। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में उसका नाम तब्दील करके सी पैक कर दिया गया। वो इकनॉमिक कॉरिडोर था, ये चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर हो गया, साइनो पाक इकनॉमिक कॉरिडोर हो गया, सी पैक। अब मैं इसमें चूंकि मैं ज़ाहिर सी पैक की भी तफसील में नहीं जा रहा, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। लेट अस बाय पाकिस्तान न्यूज़ को आपने जहन में रखता है, दैट इज़ द फोकल पॉइंट आई एम टॉकिंग ऑन। अब मैं आपको आप अंदाज़ा लगाइए कि सी पैक बुनियादी तौर पे चाइना टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पाकिस्तान हमने कनेक्ट करने के लिए सी पैक बनाया या इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। तो कोई आपको समझ आती है कि 3 अरब डॉलर की मालियत से सी पैक के अंडर ही हम लाहौर में एक जो है वो ऑरेंज ट्रेन चला दें? मतलब कोई बात आपकी समझ में आती है कि ये कैसे, मतलब हम एक मुल्क से जिसके रास्ते में हम पड़ते हैं, जिसकी बहुत बड़ी तिजारत बाहर के साथ मुंसलिक है, और उसे ऑयल की सप्लाईज चाहिए, तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा उनको वक्त लगता है या दिक्कत पेश आती है, तो वो हमारे गवादर को एक ऐसा पॉइंट बनाना चाहते थे जहां तक वो अपने माल को आसानी से 1-1.5 दिन में पहुंचा सकते हैं और वहां से आगे एक्सपोर्ट कर दें। और इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज वहां पे बड़ी से बड़ी लग रही थी कि वहां पर ऑयल उनका आ जाए और यहाँ से तेज़ रफ्तार ट्रेनों के थ्रू और या पाइपलाइन के थ्रू जो है चाइना तक पहुंच जाए, सिंकियांग तक पहुंच जाए उनके। तो इस सारे में कहीं लाहौर बीच में आता है, जहां पर लोकल लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए 27 किलोमीटर का आसमान के ऊपर एक ट्रैक बना के छत डाल के सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर एक ट्रेन चला दी जाए। मतलब कोई लॉजिक इसकी बनती है कि सी पैक के अंडर 3-3.5 अरब के कर्जे से लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चला दी गई। तो दीगर बातों में क्या हुआ? अभी आपने मुराद सईद साहब को मतलब सुन ही लिया है पिछले दिनों, जो उन्होंने एक सारे फिगर्स पेश किए कि जनाब जो सड़कें ये लोग 37 करोड़ 42 करोड़ फ़ी किलोमीटर बनाते रहे हैं, वो सड़कें आज के दौर में भी हम 17 करोड़ फ़ी किलोमीटर बना रहे हैं। तो इस कदर महंगे कर्जे लेके ये मोटरवेज और ये कनेक्टिविटी, हमारा इसमें क्या मफाद है? तो आप इसी डॉट को उधर कनेक्ट कर लीजिए। जो नतीजा लेटेस्ट बाय पाकिस्तान न्यूज़ वाले आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए उस थिंक टैंक ने काम किया था, यानी इस सारे मॉडल, इसका ये कि सारे मॉडल का जो लुब्बे लुबाब और मतमय नज़र था वो क्या था? वो यही था कि पाकिस्तान को किसी भी तरह मुआशी तौर पे घुटनों के बल लाया जाए और बेंड डाउन कर दिया जाए, और फिर उसको शिकंजे में जकड़ के उसको कहा जाए कि जनाब अब आपने बेल आउट होना है ना, दिवालिया आप हो चुके हैं, बेल आउट होना है, 22 करोड़ लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते, एक क्योस की फ़ज़ा तो नहीं पैदा कर सकते, तो फिर क्या तरीका है आपके पास? फिर आपके पास तरीका यही है कि ले आएँ, फिर आप अपने एटमी हथियार दे दें और हम आपको बेल आउट कर देते हैं। इस असना में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो पानामा का हंगामा आया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई। आगे जो है इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, तो उनको लगा होगा शायद हम इसको मैनेज कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आते ही बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो चाहे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट थी, चाहे लोकल एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद उनके गमाश्ते थे, उनको एक वाज़ेह पैगाम चला गया कि इमरान खान को आप सही बात समझा के मना तो सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं मना सकते। यानी किसी मफाद का लालच दे के ना उनको आप तरगीब दे सकते हैं और ना ही आप उन पर कोई दबाव डाल सकते हैं, बल्कि वो एक मर्द आज़ाद हैं और उन्होंने जो फ़ैसला करना है वो पाकिस्तान के मफाद में करना है। उनसे कोई गलती तो हो सकती है, ठीक है, उनके फ़ैसले में वो ज़ाहिर है इज़ लाइक आस, मतलब लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, उनसे भी गलती हो सकती है, अंदाजे की गलती हो सकती है, फ़ैसले की गलती हो सकती है, नीयत की गलती नहीं हो सकती। बदनीयत नहीं है वो, ये सारे जहान को पता पहले भी था, मज़ीद उनके इक़्तिदार संभालने के बाद लोगों को मज़ीद इस बात का अंदाज़ा हो गया। फिर ख़ारजा महाज पर इमरान खान साहब की जो तरीक़ाकार देखा, और ख़ास तौर पे ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात फिर भी बेहतर थे,
उनकी मुलाकात भी बड़ी शानदार हुई, ट्रंप उनकी तारीफ़ भी बहुत करते थे। भाई डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ गई। डेमोक्रेट्स की हुकूमत आने तक इमरान खान साहब एक ख़ास एक स्टैंस जो है वो अपना चुके थे और उसको अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर चुके थे ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से। और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि हम रीजनल कनेक्टिविटी के कायल हैं, हम अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, हम किसी की पॉलिसी को टो नहीं करेंगे, बल्कि हमें जो भी सूट करेगा और जो पाकिस्तान के हक में होगा हम वो करेंगे। और बिल्कुल जैसे नेल्सन मंडेला साहब ने एक अमेरिकी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा था कि आप कोई गलत फहमी ये है या आपकी जो गलती है वो ये है कि आप ये समझते हैं कि हम आपके दुश्मनों को अपना दुश्मन समझें और आपके दोस्तों को अपना दोस्त समझें, जबकि हम ऐसा नहीं समझते। ज़रूरी नहीं कि आपके दुश्मन जो है वो हमारे भी दुश्मन हो, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। आपकी दुश्मनी की अलग वजूहात हो सकती हैं, हमारी दोस्ती की अलग वजूहात हो सकती हैं। तो पाकिस्तान ने फर्मली इमरान खान साहब के आने के बाद चाइना के साथ एक स्टैंड लिया, चाइना के साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान हर महाज पे नज़र आया। दूसरी तरफ उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान को पिंच करके करने की कोशिश की और ये देखा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसे करता है इन बदतरीन हालात में, जिन हालात में इमरान खान साहब को हर तरफ बारूदी सुरंगें बिछा के माशी मैदान में हुकूमत दी गई कि आप चला के दिखाएं आप कैसे चलेंगे। शाहिद खाकान नवाज़ी साहब हंसते थे ना कि जी ये हुकूमत चला के दिखाएं जी कैसे चलेगी हुकूमत। तो इनको ये अंदाज़ा था कि जो ये बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, जो आने वाला है उसके लिए किस कदर मुश्किलात होंगी और लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल नालायक और नाअहल हुकूमत है और लोग खुद ब खुद एक क्यास क्रिएट कर देंगे और फिर हम कहेंगे देखें जनाब हम चलाते थे ना हुकूमत, और फिर नए कर्जे और नए कर्ज की मैं और फिर वही फाका मस्ती के दिन वही दोबारा आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने दूसरे महाज पे ये किया कि इंडिया को उकसा के और फॉल्स फ्लैग जो है वो करवा के ऑपरेशंस वहाँ पे, और इंडिया ने पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पे आपको पता है कि अपना पेलोड जो है वो उनके जहाज़ों ने वहाँ फेंक दिया। बम फाड़े नहीं, उठा के जैसे थे वैसे के वैसे फेंक दिए विदाउट फायरिंग। तो पाकिस्तान ने इस मामूली सी कार्रवाई को भी जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया और दिन की रोशनी में रिस्पॉन्ड किया, वो वाज़ेह मैसेज था कि ये हुकूमत 1% भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई क्या, नज़रियाती क्या, यहाँ तक कि मामूली सा इज़्ज़त में भी अगर कमी आ रही होगी तो उसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 जहाज़ भी उनके गिरा दिए, पायलट्स भी पकड़ लिए, बल्कि दूसरा पायलट भी पकड़ा जिसका आज तक पता नहीं चला, वो कहते हैं कि इजरायली पायलट था। तो पूरी दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज चला गया कि ये मतलब इतना आसान नहीं लहू रोना कि आप पाकिस्तान में ऐसे इन्वेड कर सकें या भारत के दबाव में पाकिस्तान को किसी पॉलिसी पे आमादा कर सकें, इमरान खान की हुकूमत को किसी तरफ आप आमादा कर सकें। फिर अमेरिका की बदकिस्मती कि वो रशिया को भी कंटेन करते करते नेटो को एक्सपेंड करने, जो उनका एक बायलैटरल माहदे थे यूएसएसआर टूटने के बाद, जो लिखे हुए नहीं थे लेकिन माहदे थे, उनकी बातचीत थी आपस में कि यूएसएसआर टूट गया है तो अब ये जो आज़ाद रियासतें हैं नेटो से दूर हैं, नेटो इनसे दूर रहेगा और इनमें अपने इत्तेहादी नहीं बनाएगा। और बस रशिया का सिर्फ एक ही कंसर्न था, वो ये था कि वो नेटो के मिसाइल्स और अमेरिका की मौजूदगी अपनी सरहदों के करीब नहीं चाहता। तो वो चूँकि रियासतें रूस में से आज़ाद हुई थी, रूस का हिस्सा थी, तो ज़ाहिर है उन सब रियासतों के रूस के साथ सरहदें मिली हुई थी। तो वो कन्फ्रंटेशन जो है, जो पहले एक वर्बल और एक डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन थी, वो बदकिस्मती से यूक्रेन की सूरत में, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में जो है उसकी एक नौबत आ गई कि रूस को वहाँ पे इन्वेड करना पड़ा। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने उस सारे कज़िये के दौरान भी एक वाज़ेह और एक फर्म स्टैंड लिया और रूस का दौरा किया, सारे दबाव के बावजूद दौरा किया पाकिस्तान ने, और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया और कहा जी हमने अपने मफादात देखने हैं, लेकिन जंग के बारे में हमारा जो है वो एक ही स्टैंस है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वॉर को ऑप्शन नहीं समझता, लड़ाई को ऑप्शन नहीं समझता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। और उन्होंने रूसी सदर को भी
2 घंटे 43 मिनट की मुलाकात में जो आखिरी फ़िक्रा था वो यही यूक्रेन के हवाले से उन्होंने बोला कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब आई थिंक वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग इज़। तो ये उनका ज़ाहिर है एक स्टैंस है, वो हमेशा से उनका चलता आया है। वो ड्रोन हमलों के भी इसी तरह खिलाफ थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत को आए हुए 3.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अमेरिका को ये मालूम था कि अगर हम ड्रोन हमला करेंगे तो ये किस कदर मामलात को ख़राब कर सकता है, हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब को की वजह से अमेरिका को ये वाज़े हो गया कि ये वो सूरत हाल नहीं रही कि हम जो हमारी स्मूथ सेलिंग थी इनटू द कंट्री, उनको ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आने लगे। अब जब प्रॉब्लम्स आने लगे तो अमेरिका के पास वाहिद हल क्या है? अमेरिका की एक तारीख़ है, आप उस तारीख़ को देखें तो जहाँ पर उनकी वायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि पुराना दौर तो ख़त्म हो गया। अब किसी को आप कॉलोनी नहीं बना सकते, नहीं आप किसी मुल्क को इन्वेड करके उसके अंदर जाके बस अपनी हुकूमत कायम करके सदा नहीं बैठे रह सकते। सदा तो पहले भी नहीं बैठे रह सकते थे, लेकिन 100 150 साल 200 साल इन सारे वेस्ट ने मुख्तलिफ ममालिक को अपनी कॉलोनी बना के रखा है और उनके वसाइल को वहाँ से एक्सप्लॉइट किया है। तो अब वो दौर तो रहा नहीं। अब तो ये है कि इन्वेट कर दें या किसी भी तरह फैटफ के शिकंजे में या और माशी मैदानों में किसी को आप जकड़ लें और फिर अपनी बात मनवा लें। जब ये पॉसिबिलिटी नहीं रही तो अमेरिका की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो लोकल कारिंदों को इस्तेमाल करके, जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो वहीं उसी मुल्क के लोकल कारिंदों को इस्तेमाल करके, उनके दाएँ बाएँ से हमसायों को इस्तेमाल करके वो रिजीम चेंज, एक बड़ी मशहूर टर्म है, आप सब ने सुनी होगी, रिजीम चेंज की पॉलिसी। तो इस वक्त अब हम उस लेटस बाय न्यूक से हम आ जाते हैं आज रिजीम चेंज और इस तहरीक अदम एतमाद पर जो पाकिस्तान में इस वक्त एक हंगामा बर्पा करने की, एक प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो वो आपके सामने अब बात बहुत वाज़े हो चुकी है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अपोजिशन के पास हैं। एक एक अभी कुछ वीडियोस भी आप आजकल में सुन लेंगे, देख लेंगे, जो वीडियोस आने वाली हैं जो सबूत के तौर पे हासिल कर ली गई हैं कि जिनमें किस तरह 60-60 70-70 करोड़ रुपया एक एक MNA को ऑफ़र किया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करवाई जा रही है कि लोगों को तोड़ा जाए और हर हाल में, चूँकि अब उनके कारिंदे भी डेस्परेट हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका एहतसाब होने वाला है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। शहबाज शरीफ साहब हों और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हों, उनकी दोनों का किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब के बेशुमार केसेस हैं, वो भी किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं दोबारा। तीसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का वीज़ा की अपील चल रही है, अगर वो वहाँ से ख़त्म होती है तो उनको लामहला वापस आना पड़ता है, तो वो भी जेल जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में यहाँ लोकल कारिंदे तो बहुत डेस्परेट हैं, अमेरिका भी डेस्परेट है। तो दोनों के ताउन से अमेरिकी सफारतकार भागते फिर रहे हैं और अपोजिशन जो है वो उछलती फिर रही है। और मीडिया में जो उनके एसेट्स मौजूद हैं, जो हिलरी क्लिंटन साहिबा ने बताया था कि $50 मिलियन हम पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तानी मीडिया को मैनेज करने के लिए जो है $50 मिलियन जो है ना वो लगाते हैं। तो अब ये सारे जो किरदार हैं ये मिल के इस वक्त एक धूल उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान में एक क्योस बर्पा करने की कोशिश की जा रही है तहरीक अदम। लेकिन आगे इमरान खान है, ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस सारे हंगामे से इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान अल्लाह की ताईद और नुसरत से बाहर आएंगे। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ तय है। अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि वो जो लोग कुछ टूटने की कोशिश कर रहे थे उनकी तबीयत इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। अब मैं इस वीडियो के आखिर में एस्टैब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, उसको एक पैगाम देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के एक हामी की हैसियत से, एक आम शख्स की हैसियत से, ठीक है, वो इज़ नो बैकग्राउंड, जो सुबह से शाम तक अपनी रोज़ी रोटी करता है और खाना खाता है, ठीक है, वो किसी का मुलाजिम नहीं है। बिल्कुल मेरी तरह पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोग जो इस वतन से मोहब्बत करते हैं, उनको इस बात का बखूबी इदराक है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद, इमरान खान साहब के इक़्तिदार संभालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इत्मीनान की तरफ जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे वतन में हमारे जो बच्चों का मुस्तक़बिल है,
वो इंशाल्लाह महफूज होने जा रहा है, वो अक़वाम आलम की सफ़ में इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ ज़िंदा रह सकेंगे। तो मैं आपको अपने जैसे लोगों की तरफ से, यानी मुझ जैसे आम लोगों की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोग इमरान खान को पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं, बजा तौर पर पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं। हम आपकी भी हिमायत करते आए हैं, फ़ौज से मुखातिब हूँ, हम आपकी भी हिमायत करते आए हैं, हमेशा हिमायत करते आए हैं। इसलिए हमेशा हिमायत करते आए हैं कि, और आप किसी जर्नेल की वजह से नहीं हिमायत करते आए, या सफ़ों में मौजूद किसी अमरीकी गमाश्ते की वजह से नहीं हिमायत करते आए। हम उस फ़ौजी की वजह से हिमायत करते आए हैं जो सरहद पे अपनी जान की परवाह किए बग़ैर हमारी जोग्राफियाई सरहदों की निगरानी करता है और हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करता है। और हर उस ऑफिसर के लिए भी जो पाकिस्तान परस्त है और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करता है, वो चाहे सिपाही हो और चाहे जर्नेल। लेकिन अगर कोई गमाश्ता हो तो वो बेशक जर्नेल भी हो। उसके लिए भी ये वाज़े पैगाम है कि हम इमरान खान को पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं। ठीक है, तो जब आपको भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं तो 5th जनरेशन वार के हंगाम जब कोई लल्लू पंजू सहाफ़ी आपके बारे में कोई बात कर देता है या आपको गाली दे देता है, या कोई जमहूरी लौंडा उठ के आपके ऊपर कोई बात कर देता है, या कोई जमहूरी गमाश्ता आपके ऊपर कोई बात कर देता है, तो मुझ जैसे बेशुमार लोग और ये पाकिस्तान के नौजवान लोग जो आपसे कुछ लेते नहीं हैं बल्कि सारा दिन बैठ के ट्विटर पर या फेसबुक पर वो जो 5th जनरेशन वार चल रही है उसका मुकाबला करते हैं और आपके बयानिए को तक़वियत देते हैं और उस बयानिए को जो है ख़त्म करते हैं, तो आप ज़हन में रखें हम आपकी ढाल हैं। लेकिन मैं अपनी बात अब करूँगा, ये बेशुमार पीटीआई के कारकुनान के जहन की बात, उनके दिल की बात होगी कि हम आपकी जो न्यूट्रलिटी है वो पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में आपकी न्यूट्रलिटी को देख रहे हैं कि इमरान खान साहब 50 बार भी चौधरी शुजात साहब की आयादत के लिए जाते हैं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, वो उनके इत्तेहादी हैं, बुज़ुर्ग हैं अगर उनकी। लेकिन इस हंगामे के दौरान अगर इमरान खान साहब को जाना पड़ा है चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए, तो ये इमरान खान को जो आपने उनके दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है, ये हमारे दिलों पे ज़ख्म है। ठीक है, जो आपको 10 बार वर्दी में मुंतखब होने की तकरीरें करते थे, ये कैसे हो सकता है कि उनको कोई इशारे नहीं है और आप न्यूट्रल बैठे हुए हैं और आप मैच को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो जो है ऐसे थिड़क जाएं या ऐसे हट जाएं इमरान खान साहब के साथ से कि इमरान खान साहब का वफाकी वज़ीर जो उनकी जमात से है तारिक बशीर चीमा, वो ये कहे हमने अभी फैसला नहीं किया है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, हालांकि वो हुकूमत है, वो ख़ुद वफाकी वज़ीर हैं। तो ये जो आपने न्यूट्रलिटी अपनाई हुई है, आप इमरान खान साहब की हुकूमत की हिमायत ना करें, उनकी हुकूमत की हिमायत करने के लिए हम मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हुकूमत से वो बाहर भी निकलते हैं तो भी हम बता देंगे कि हिमायत कैसे की जाती है उनकी, और उनको दोबारा हम मुंतखब करेंगे, एक बार नहीं 10 बार अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हम मुंतखब करेंगे उनको और हम दोबारा उनको ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे, इससे भी भारी अक्सरियत से पहुँचाएँगे। लेकिन आप इमरान खान की हुकूमत के लिए तो न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन आप रिजीम चेंज में बरसने वाले डॉलरों को देखने के बावजूद, जानने के बावजूद न्यूट्रल नहीं हो सकते। अगर आप न्यूट्रल होंगे तो वी आर वॉचिंग यू। अगर आप इस सारी सूरत हाल में अमरीकी मदाखलत के बावजूद न्यूट्रल हैं तो आप याद रखें इस बात को कि हम आपको भी अमरीकी गमाश्ते के तौर पर देखेंगे। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान विल राइज एंड पाकिस्तान विल राइज। ठीक है, वो कायदे आज़म फरमा गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सारी बदतरीन मुखालफतों के बावजूद बन गया था। तो उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कोई अनडू तो नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। बाकी हम आम अवाम जो हैं वो इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो हर मुहाफ़िज़ को इस वक्त ये देखना है कि रिजीम चेंज जो है, जो अमरीकी एक तारीख़ी तरीका है, वो इस वक्त कार फरमान ना होने पाए। उससे पाकिस्तान की हिफाजत मेरा और आपका फ़र्ज़ है
और आप इस फ़र्ज़ की तनख्वाह भी लेते हैं तो आपने इस फ़र्ज़ को ज़रूर निभाना है। थैंक यू वेरी मच।